हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो इसके पहले की वीडियो कवर हो चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका जो अगर हम कहें कि पहला जो सूत्र है या वाक्य है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, यानी सीखना बिना बोझ के। ये आपका इसका सूत्र है। और इस एनसीएफ के जो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे, वो प्रोफेसर यशपाल थे। और एनसीएफ 2005 जो हमारा बना है, इसके पहले भी बहुत से एनसीएफ बन चुके हैं। एक आपका 1975 में बना है, उसके बाद 1988 में बना है, और फिर 2000 में बना है, उसके बाद 2005 में बना है। तो जो ये आपका एनसीएफ बना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, आखिर इसके पीछे क्या कारण थे उनको जानेंगे पहले हम लोग। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई भूमिका ज़रूर होती है, तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे आखिर क्या कारण थे। क्योंकि पहले भी बहुत से आपके एनसीएफ बन चुके थे, तो आखिर नया बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या कारण थे, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता थी, उसको देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो आप लोग देखिए, इसमें है बच्चों के स्कूल बहुत दूर दूर थे। उस समय जो स्कूल होते थे बच्चों के वो बहुत दूर थे, तो जो छोटे बच्चे थे वो प्रायः जा नहीं पाते थे। और यदि ब्रेक में घर चले गए खाना खाने के लिए तो दोबारा तो जा ही नहीं पाते थे, तो उनको स्कूल लगभग छोड़ना ही पड़ता था। तो पहला कारण तो आपका ये हो गया। दूसरा हो गया कि उनके स्कूल बैग बहुत भारी भारी होते थे। ये तो अभी भी यही व्यवस्था चल रही है कि बच्चों के स्कूल बैग इतने भारी होते हैं कि यहाँ तक कि बच्चे उसको ठीक से उठा भी नहीं पाते हैं, उसका बर्डन ही नहीं उठा पाते हैं। और तो उन्होंने कहा कि उनके स्कूल बैग बहुत भारी थे, उसको किस तरीके से हल्का किया जाए, किस तरह से उसमें जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी क्वालिटी ली जाए, कम किया जाए। और तीसरा है कि आपकी अच्छी किताबों की व्यवस्था नहीं थी। जो किताबें थी लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है, जो उसका मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं था, और ना ही स्कूल के भवन अच्छे थे। जो स्कूल के भवन थे, जैसे प्राथमिक विद्यालय हैं और जैसे आपके सेकेंडरी विद्यालय हैं, तो उनके जो भवन थे या जो भी बिल्डिंग्स थी उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जर्जर अवस्था में थे, या उनकी सुविधाएं अच्छी नहीं थी कह सकते हैं। 4 पॉइंट है आपका कि स्कूल टाइम टेबल ऐसे थे कि बच्चों को खेलने का समय भी नहीं मिल पाता था। इतना व्यस्त शेड्यूल बनाया गया था, टाइम टेबल थे कि बच्चे टीचर पढ़ाते थे तो 2-3 घंटा पढ़ाते ही रहते थे। बच्चों को उसमें खेलने का बिल्कुल समय ही नहीं मिलता था कि और एक्टिविटीज़ बच्चों को करा दी जाए ताकि बच्चों का मन थोड़ा बदल जाए, थोड़ा उनको जैसे जो टेंशन फ्री हो जाए, उस तरीके की बात नहीं थी। टाइम टेबल ऐसा था कि बच्चे उसमें बस एक तरह से बोर हो जाते थे। 5th पॉइंट है आपका कि बच्चों को कई तरीक़ों से दंडित किया जाता था। ये तो दंड ना देने की व्यवस्था अभी भी हुई है। पहले तो देखिए बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, कहीं उनको मुर्गा बनाया जाता था, डंडे से मारा जाता था, कान पकड़ के खड़ा कर दिया जाता था। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो बताई गई हैं। और 6 पॉइंट है कि लड़कियों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था, विशेष जो व्यवस्था नहीं थी, सुविधा नहीं थी। और 7 पॉइंट है आपका कि बच्चा जो था एक पैसिव लर्नर बनकर रह गया था। पैसिव लर्नर का मतलब ये है कि जो टीचर पढ़ाता है, टीचर तो एक्टिव रहता है, टीचर पढ़ाता है, लेकिन बच्चे बस उसको सुन लेते हैं और सुन के काम ख़त्म है। उसमें ये नहीं, अगर उनको कोई बात समझ नहीं आए तो वो पूछेंगे नहीं। अगर कोई नई अपनी बात रखनी है तो वो भी नहीं रख पाते थे, यानी कि पूरी तरह से पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते थे। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे कि हम एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये देखा गया, ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना, इसमें ये देखा गया कि बालक को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, और कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित किया कि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं
तो क्या पढ़ाएं, किस तरीके की शिक्षा दें कि उनके जीवन में, उनके प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम आए, उनकी जीविका का साधन बन पाए, किस तरीके की शिक्षा हो कि उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको विकसित कर पाए। ये सब चीज़ें जो हैं क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। कैसे पढ़ाने का मतलब क्या है, कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल की जाएँ, क्या क्या तकनीक इस्तेमाल की जाए, तो ये सब चीज़ों पे फोकस किया गया। आगे पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा बनाई गई 2005 की, इसका जो बेस था वो कहाँ से आया। एक तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो 1986 में आपकी जो एनपी बनी थी, एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी शिक्षा की बनी थी, उसमें से भी कुछ पॉइंट इसमें हैं, उनकी भी जो उनके सुझाव थे उनको भी इसमें जोड़ा गया था, उससे भी प्रेरित थे ये लोग। और दूसरा आपका जो 1993 में यशपाल कमेटी आई थी बिना बोझ के अधिगम, उससे भी इसमें पॉइंट लिए गए थे, उसमें उससे भी ये कमेटी आपकी प्रेरित थी। तो उससे भी ये कमेटी आपकी प्रेरित थी, उससे भी प्रेरणा ली गई थी। और आपका मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक तो यशपाल कमेटी जो 1993 में आई थी, उससे भी इसमें प्रेरणा ली गई। दूसरी बात, जो 1986 में जो कमेटी नेशनल राष्ट्रीय नीति एजुकेशन की बनी थी, उससे भी इसमें उसका भी बेस था इसमें। और तीसरा जो है आपका, वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, यानी कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, उससे भी इसमें इसको प्रेरणा मिली, वो भी इसका उसके आधार पर भी इसको रचा गया। तो जो आपका जो ये निबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसमें क्या बताया गया था, आखिर क्या चीज़ हमको इतनी शिक्षाविदों को प्रभावित किया कि उन्होंने इसको लिया। तो उसमें ये बात कही गई थी कि सृजनात्मकता कि सर्जन करने की क्षमता, नई चीज़ें जो मौलिक चीज़ें हैं, नई चीज़ों को ढूंढने की क्षमता, खोज करने की क्षमता, और उदार सुखमय एवं आनंद युक्त बचपन की विशिष्ट कुंजी है। उन्होंने उसमें ये बात कही गई थी कि जो बच्चा होता है, जो छोटा होता है, वो कितना उन्मुक्त जीवन जीता है, कोई उसके भय नहीं रहता कि मैं ये बोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँगा तो क्या होगा। इस चीज़ की जो बाउंडेशन उसके मन में नहीं रहती, वो बेफिक्र होकर सारा काम करता है। तो जब बेफिक्र होकर कोई मन में उसके कोई रुकावट वाली बात नहीं रहती, तो नई चीज़ें सर्जन करने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा रहती है। और यही माहौल हमें अपने विद्यालयों में बनाना चाहिए, ऐसा माहौल वातावरण कायम करना चाहिए स्कूलों में, कि ताकि बच्चे का जो मौलिक गुण है सर्जन करने का, वो समाप्त न हो जाए। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं कि संविधान की जब ये बना, तो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है जिसमें कि 22 भाषाएं हैं, उसमें सभी में उसका अनुवाद किया गया, क्योंकि इंडिया तो बहुत बहुभाषी देश है, यहाँ पे बहुत भाषाएं हैं। तो सभी स्टेट में इसको लागू करने के लिए सभी में इसका अनुवाद किया गया। और एनसीईआरटी जो करिकुलम एक तरह से बनाता है, एनसीईआरटी केंद्रीय विद्यालयों का, सभी विद्यालयों का, तो जो एनसीईआरटी है उसने सभी स्टेट को 10 लाख तक का ग्रांट भी दिया, अनुदान भी दिया। अब इसका अगला पॉइंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उसकी पहल करने पर और प्रोफेसर यशपाल जो थे, उनकी अध्यक्षता में देश के चुने जो विशेषज्ञ हैं, आपके विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, और शिक्षाविदों ने सभी ने इस कमेटी में शामिल हुए। और उन्होंने शिक्षक को एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखने का मतलब ये है कि शिक्षक जो है वो एक समाज को विकसित करने में और उसको नए पायदान में ले जाने के लिए, या राष्ट्र को आगे ले जाने में शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जो शिक्षक है, जो मानव संसाधन है, जो मानव एक संसाधन के रूप में एक देश के लिए एसेट है, उसमें वो उसके विकास में बहुत बड़ा रोल उसका होता है शिक्षक का। तो इसीलिए शिक्षाविदों ने शिक्षक को एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में, राष्ट्र की चुनौती के रूप में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के रूप में उसको देखा कि शिक्षक जो है बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। अब एक शिक्षाविद थे जो जेपी नाइक थे, उन्होंने एक
इंडियन एजुकेशन के लिए एक बात कही, ट्रायंगल की बात कही कि ये चीज़ें तो इसमें होनी चाहिए। उन्होंने क्या क्या कहा, एक तो इक्वलिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। 3 चीज़ की बात करी कि एक तो आपकी इक्वलिटी होनी चाहिए कि सबको समानता का अधिकार हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, सभी को शिक्षा में समानता का अधिकार हो। और दूसरी बात क्वालिटी हो, ये नहीं कि पुस्तकें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बच्चा बोझ ढोता जा रहा है अपने उसमें कंधे पे और उसको ढंग का ज्ञान भी नहीं मिल रहा, ढंग का वो सीख भी नहीं पा रहा कि अपने जीवन में इसको अपना पाए। तो इस तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो। तीसरा आपका क्वांटिटी की बात करें, कितनी मात्रा हो, कितनी मात्रा में इसको बुक होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए या जो टीचर हैं तो बच्चों की का क्या अनुपात होना, हर चीज़ की जो मात्रा है उस पर ध्यान दिया गया। तो 3 चीज़ों की बात उन्होंने कही है जेपी नाइक ने, एक है इक्वालिटी की और क्वालिटी की और क्वांटिटी की। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 का, यानी कि जो 2005 आपका एनसीएफ बना था, उसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जो उन्होंने दिए थे उसके बारे में जानते हैं। पहला जो है इन्होंने बताया था कि पढ़ाई जो है, जब ये सब उन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखी, जो आपको मैंने भी कारण बताए हैं, तो उन प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए। वो हम देखते हैं कि पहला तो उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई है आपकी वो रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि जो बच्चों को रोट सिस्टम है जो बच्चों का सिखाने का, वो चेंज हो जाए, यानी कि रटन प्रणाली इसमें से मुक्त हो। जैसे कि बच्चों को प्राय आप देखते हैं छोटी क्लासेस में रटा दिया जाता है, टेबल्स रटते हैं और कोई कंसेप्ट है उसको भी रट लेते हैं, रट के रट्टू तोता की तरह आपको सुना भी देते हैं। तो उससे बच्चा वो समझता नहीं है कि वो रट लेता है, उसमें मेमोरी लेवल पे उसको रट लेता है। तो ये चीज़ें जो हैं रटन प्रणाली से पढ़ाई आपकी मुक्त होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। सेकंड है कि पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी कि बच्चा जो है ऐसी पाठ्य पुस्तक ऐसी शिक्षा ना हो कि बच्चा केवल पाठ्य पुस्तकों में पढ़कर ही बस ज्ञान वहीं रह जाए, उसको अप्लाई ना कर पाए, नई चीज़ों को सृजन ना कर पाए, इस तरह की चीज़ें ना हों। और पाठ्यचर्या इस प्रकार सुव्यवस्थित हो कि उसको बोझ न लगे। इस तरीके से चाहे टाइम टेबल बनाया जाए, चाहे पाठ्यचर्या बनाई जाए कि उसमें कुछ एक्टिविटी शामिल हों ताकि बच्चे को बोरिंग ना लगे और वो पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। थर्ड पॉइंट है आपका कि बच्चों का जो समग्र विकास है, यानी कि उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए कि बच्चे का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक और आपका सामाजिक हर तरह का जो विकास है उसका हो पाए। और ये कैसे होगा, उन्हें गतिविधियों में जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ उनके द्वारा उनको पढ़ाया जाए। और दूसरी जो बहुत सी को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और भी जैसे चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करें वो, तो इस तरीके से उसकी जो और गतिविधियां करता है उससे उसका जैसे किसी नाटक में भाग लेना, आपका कोई आर्ट का प्रोग्राम, आर्ट का कंपटीशन हो गया उसमें भाग लिया, उसमें तो तरह तरह की जो चीज़ें कराई जाती हैं तो उससे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई। अब 4 है आपका कि छात्र जो है वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होता है। मतलब ऐसा उसको पढ़ाया जाए कि जो छात्र है राष्ट्रीय मूल्य कौन से हैं, राष्ट्रीय मूल्य ये बच्चों, ये इसके पहले का जो लेक्चर था, इससे पहले ये हो चुका है मूल्यों का, राष्ट्रीय मूल्यों का, वो आप जाके मेरे चैनल पर देखिए कि राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय मूल्य आपके जैसे समानता हो गया, आपका लोकतंत्र समाजवाद हो गया, आपका लोकतांत्रिक समाजवाद हो गया, या न्याय हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये राष्ट्रीय मूल्य जो हैं, इनको जब वो बच्चा कहाँ जानता है, बच्चा अपने विद्यालय में ही जानता है, तो उसके प्रति आस्था उसके मन में जगे, आस्थावान बने, अपने लोकतंत्र के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति वो जिम्मेदार बने। इस चीज़ को बताया गया है। 5th पॉइंट है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान ऐसा पढ़ाया जाए, ऐसी चीज़ें उसको सिखाई जाए जो कि उसके प्रैक्टिकल लाइफ में, जो उसके जीवन से संबंधित हों, उसके जीवन में काम आए। तो इस तरीके की उसको शिक्षा दी जाए कि वो जीवन से अपने जोड़ सके, उसमें जीवंत हों।
अगर उसको पढ़ाया भी जा रहा है तो उसको जीवन की जो सिचुएशन है, जो उससे जोड़ के जब पढ़ाए जाएंगे चीज़ें, जब उसको समझाई जाएंगी तो वो जल्दी समझ में आएंगी और वो हर चीज़ को जल्दी से रिलेट कर पाएगा। अब आपका देखते हैं कि जो NCF 2005 बना था, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना था, इसके 5 पार्ट थे, यानी 5 भाग इसके थे। वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में तो आपकी प्रस्तावना ही आ जाएगी, उसके बारे में पूरा बताया हुआ है। दूसरा है सीखना और ज्ञान, कि ज्ञान देना, सूचना देना क्या है और सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है कि सूचना देना वही ज्ञान नहीं है, ज्ञान अलग चीज़ है, सीखना अलग चीज़ है, उसके बारे में बताया गया है। तीसरा है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र, पाठ्यचर्या जो है आपकी, पाठ्यक्रम जो है वो किस तरीके का हो, उसका क्षेत्र क्या हो, और फिर स्कूल की अवस्थाएं क्या हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स कैसी हों, किस उसका माहौल कैसा हो, और फिर जो आकलन, बच्चों का जो आकलन है वो किस तरीके से किया जाए, मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए। फिफ्थ है आपका कि व्यवस्थागत सुधार कैसा हो, यानी कि जो स्कूल है या कॉलेज है उनके व्यवस्थागत जो सुधार है, जो प्रशासनिक रूप से उनको हर चीज़ मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, उस सब चीज़ों में कैसे सुधार हो। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार बालक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बालक कैसा होना चाहिए, वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि हर विद्यार्थी की अपनी एक क्षमता है और कौशल होते हैं, हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाए। अच्छा विद्यार्थी अपनी तर्क क्षमता से अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। अब यहाँ कहा गया है कि हर विद्यार्थी की, निश्चित रूप से हर विद्यार्थी अलग है, उसके अंदर सीखने की क्षमता भी अलग अलग है, उसकी जो रुचियाँ भी अलग अलग हैं। कोई बच्चा आर्ट में इंटरेस्टेड है, कोई बच्चा कंप्यूटर में उसका मन लगता है, किसी साइंस साइड में मन लगता है, किसी आर्ट साइड में। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हर विद्यार्थी में सीखने की क्षमता और जो उसकी स्किल है वो अलग अलग होती हैं। हर विद्यार्थी, इसीलिए हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का, अपनी क्षमता को दिखाने का मौका, यानी सर्जन करने का मौका भी दिया जाना चाहिए। और ताकि अच्छा विद्यार्थी जो क्या है, अच्छा विद्यार्थी यानी कि यहाँ पे एक्टिव लर्नर की बात हो रही है कि जो एक्टिव लर्नर है वो अपनी क्षमता को और अपनी मौलिक विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है, अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत करता है, अपने डाउट्स को क्लियर करता है। ये बात यहाँ कही गई है। अगला पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। अब हम लोगों ने जाना है कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, अब शिक्षक को देखते हैं कि शिक्षक के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। तो शिक्षक जो है, शिक्षक को इन्होंने माना है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक सुगम करता है। वो बालक के लिए एक मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शी है, कि रास्ता दिखाता है कि आप इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाइए, ये रास्ता आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए कहा है कि जो शिक्षक है वो ज्ञान का स्रोत नहीं, अपितु एक सुगम करता है, फैसिलिटेटर है, आपके लिए सुगम करता है। जो सूचना को बोध में बदलने के लिए विविध उपायों से छात्रों की सहायता करता है। यानी कि शिक्षक आपका ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक सुगम करता है, जो कि जो सूचना है उसको बोध में, ज्ञान में, समझ में, अंडरस्टैंडिंग में बदलने के लिए विविध उपाय, बहुत सी शिक्षण विधियों को अपनाता है, छात्रों की सहायता करता है। अब सुझाव इसके देखते हैं कि सुझाव उन्होंने क्या क्या दिए हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है कि बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाए। पहले की जो शिक्षा थी हम लोग की, जो अभी तक ट्रेडिशनल जो चलता है, आप लोग परंपरावादी शिक्षा में देख रहे हैं कि वहाँ पे जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी टीचर सेंटर्ड होती थी। तो उसको बदलकर, उस प्रक्रिया को बदलकर, उस ट्रेडिशन को बदलकर हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दें। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के हिसाब से, बच्चों की रुचियों के अनुसार, बच्चों के मन के विज्ञान, बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा दी जाए, उसकी बात यहाँ कही गई। जिसमें कि बच्चों के अनुभव और उनके स्वरों और उनकी
सक्रिय सहभागिता को विशेष रूप से प्राथमिकता प्रदान की जाए। अगला पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को अपनाया जाए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे आप लोग जानते हैं बच्चा बहुत छोटा होता है, तो वो और किसी भाषा से इतना अच्छी तरह से उसको नहीं आती, और कोई भाषा मातृभाषा में वो अच्छा अपना बोल पाता है, समझ पाता है। तो प्राथमिक स्तर पे जो है बच्चे को मातृभाषा में, जो उसकी मातृभाषा है उसी में इसको पढ़ाया जाए, वही अपनाई जाए। तीसरा पॉइंट है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना अलग है, ज्ञान अलग है। सूचना में से किसी को एक फैक्ट बता देना, और ज्ञान होता है, ज्ञान और सीखना तब होता है जब बच्चा उस बात को बिल्कुल समझ पाता है, समझ जाता है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है, किसी जगह जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ अप्लाई कर सकता है, तब वो ज्ञान बनती है। और सूचना देने को हम ज्ञान नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि जो सूचना देना, सूचना को हम ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि सूचना को ज्ञान ना माना जाए। अब शिक्षण सूत्र जो हैं हमारे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, यानी जो चीज़ें हमें पता हैं, ज्ञात हैं, उसकी तरह पहले अगर उसको अज्ञात की बात बताएंगे, अज्ञात की चीज़ों के बारे में बताएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो पहले जो ज्ञात है, जिसकी उसे जानकारी है बच्चे को, उसकी शिक्षा दी जाए, फिर ज्ञात से फिर अज्ञात की तरफ जाएं, और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएं। मूर्त जो चीज़ें उसको दिख रही हैं, जिसको देख सकता है, छू के देख सकता है, तो मूर्त की तरफ से, मूर्त चीज़ों के बारे में बता के फिर अमूर्त की तरफ, जो चीज़ें काल्पनिक हैं उनकी तरफ बताई जाए। और आधी जो ये शिक्षण विधियां हैं, जो ये सूत्र हैं, इनका प्रयोग किया जाए। पांचवा उन्होंने कहा है कि अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में ही निपुण बनाने की अपेक्षा करना गलत है। अब आजकल के अभिभावकों की एक ये दिक्कत है कि वो लोग छोटे बच्चे होते हैं, उनको हर चीज़ में निपुण करना चाहते हैं। उनको बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई का भी बर्डन है, उनको संगीत भी सिखा रहे हैं, उनको स्टेडियम भी ले जाएंगे। तो एक छोटे से माइंड पे कितना सोचिए बर्डन होता है। बच्चे का जो बचपन है एक तरह से उसका दम घुटने लगता है, और वो जो उन्मुक्तता थी, जो सर्जन करने की क्षमता थी, वो जो खेलने की उसकी इच्छा थी, वो सब समाप्त हो जाती है। वो इतना बिजी रहता है हर चीज़ में। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अभिभावक सोचते हैं कि छोटी ही उम्र में इसको निपुण कर दिया जाए, ये बात गलत है। उसको भी अपने समय पे तो निपुण हो ही जाएगा। 6 पॉइंट है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी मोटी किताबें जो हैं शिक्षण प्रणाली की असफलता के प्रतीक हैं। मोटी मोटी किताबों का मतलब ये नहीं है कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो भी क्वालिटी का है, वो भी गुणवत्ता का था, ऐसी बात नहीं है। तो जो विशाल पाठ्यक्रम, इतना बड़ा पाठ्यक्रम होता है कि बच्चे से बोर हो जाते हैं। तो विशाल पाठ्यक्रम जो है, मोटी किताबें जो है, शिक्षा प्रणाली जो हमारी है उसकी असफलता के प्रतीक है, तो उसे बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। जो आपको ट्रायंगल बताया गया था, ट्रायंगल में क्वालिटी की बात हुई थी, तो यहाँ पे भी क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो रही है। अब 7 है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करें। जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो बच्चों को उपदेश देकर नहीं, कि उपदेश दे दिया और खुद फॉलो नहीं करते, तो ऐसे बच्चे नहीं सीखेंगे। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण का मतलब है खुद जो टीचर है, जो शिक्षक है, खुद उसको अपनाए, खुद पंक्चुअल हों, टाइम से आएँ, ईमानदारी से काम करें, सच बोलें। तो ये सब चीज़ जब बच्चा देखेगा अपने वातावरण में तो उसको सीखेगा। उपदेश देने से नहीं सीखेगा, वो वातावरण देने से सीखेगा। तो इसको स्थापित किया जाए। 8वां पॉइंट है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर देना चाहिए। आपने प्राय देखा होगा, या हम लोग भी पढ़े हैं, तो टीचर्स क्या करते थे कि एक एक किताबें हम लोगों को पकड़ा दी कि ये आप पढ़िए। हम लोग अपनी तरफ से नहीं चुन पाते थे कि हम लोगों की इच्छा कुछ और पढ़ने की है, तो टीचर्स हम लोग किताबें पकड़ा देते थे। तो उस तरीके से ये है कि बच्चों को जो है स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए कि वो अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक चुन सके। 9 है कि आलोचनात्मक चिंतन का आकार मिले, कल्पना का और मौलिक लेखन के अवसर दिए जाएं, जिससे कि मानसिक विकास हो।
अब जो बच्चा स्कूल जाता है तो वो हर तरह के विकास के लिए जाता है कि उसका मानसिक, बौद्धिक, हर सामाजिक सब तरफ से उसका विकास हो। तो जो चिंतन वाला है, जो आलोचनात्मक चिंतन उसका है, या उसको आकार मिले, यानी कि वो बच्चा जो है वो सोच पाए, सर्जन करने की क्षमता उसमें आए, कल्पना की क्षमता आए, जैसे स्टोरी अपने मन से सोच के यहाँ तक कि कविताएं लिख पाए, स्टोरी लिख पाए। एक तरह से कहने का अर्थ ये है कि वो अपने आइडियाज़ को रख पाए, अपनी बातों को रख पाए और नई चीज़ों का सर्जन। जब वो बोल ही नहीं पाएगा, हर चीज़ में डरेगा, तो वो कैसे सर्जन कर पाएगा। तो और जैसे टीचर की बात उसको समझ नहीं आई या उसमें कुछ उसको गलत लगा, तो उसको बोल सकता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है। इस तरह के आलोचनात्मक चिंतन, अपने तर्क शक्ति उसकी बढ़ाए। तो ये जो चीज़ है आलोचनात्मक चिंतन जो है, इसको आकार मिले और कल्पना का मौलिक लेखन जो है, ये चीज़ें उसकी बढ़े और मानसिक जो उसका विकास हो। 10वां पॉइंट है कि शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन जो मिलते हैं, जो सहायक, जो बहुत से बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायक सामग्रियां दी जाती हैं, वो संसाधन जो है वो टीचरों को आराम से पहुंचाए जाएं, सुविधाजनक पहुंचाए जाएं और समय पर पहुंचाए जाएं। 11वां है कि सज़ा और पुरस्कार की भावनाएं सीमित कर दी जाए। जो सज़ा आपने, जैसे पहले हम लोगों ने कारण हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें बच्चों को बहुत दंडित किया जाता था, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। और जो पुरस्कार है, यानी कि जो पुरस्कार के रूप में धन दिया जाता है, ये सब दिया जाता है, वो चीज़ें बंद कर दी जाएँ, उसकी भावना को कम किया जाए, सीमित किया जाए। 12 पॉइंट है आपका कि बालकों के चहुमुखी विकास हो तथा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही पाठ्यक्रम तैयार हो। बच्चों का चहुमुखी यानी कि उनका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरीके से उनका विकास हो और छात्रों के मानसिक स्तर, जैसे कि उनका स्तर है, छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के हैं, सेकेंडरी विद्यालय के हैं, कॉलेज विद्यालय के हैं, तो उसी के अनुरूप उनका पाठ्यक्रम हो, उनकी समझ के हिसाब से, उनसे मानसिक स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जाए। आपका 13 पॉइंट है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जो मनोरंजन के स्थान पे जो सौंदर्य वाला पक्ष है उनका, वो उजागर हो, उसको बढ़ावा दिया जाए। 14 पॉइंट है कि सेवा पूर्व जो टीचर ट्रेनिंग होती है, जिसे हम लोग बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि जब अच्छे टीचर आएंगे, नई तकनीकों को सीख के आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी नई चीज़ें सीखेंगे। 15 पॉइंट है कि कक्षा का जो आकार है, कक्षा में जो बच्चे बैठते हैं वो क्या हो, एक टीचर पे 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होनी चाहिए। 16 है आपका कि शिक्षक ऐसा शिक्षा का वातावरण बनाए जिसमें छात्र की सृजनात्मकता बढ़े। उसे सर्जन, ऐसा वातावरण, यानी कि स्कूल में या आपका विद्यालय में ऐसा माहौल ना हो कि बच्चा अपनी बात ना कह पाए, अपने आइडियाज़ को ना प्रेजेंट कर पाए। तो इस तरीके की माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा माहौल हो कि बच्चा जो उसके सर्जन करने की क्षमता है वो बढ़े। अब एनसीएफ 2005 का भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अब जो ये करिकुलम बना था, इसमें जितने भी हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, सब सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था कि गणित में हमें क्या पढ़ाना चाहिए, विज्ञान में हम लोग को क्या पढ़ाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ाना चाहिए। इस सब चीज़ों में बात हुई थी। अब इसके मेन पॉइंट जान लेते हैं, जो बहुत मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में जान लीजिए। ये तो आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान से देखिए। पहला है कि रचनात्मकता पर बढ़ावा। जो इसका मेन पॉइंट था, मेन फोकस था इस एनसीएफ का, वो था कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे या कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना। रचनात्मकता यानी सृजनात्मकता कहें या रचनात्मकता कहें, इसको बढ़ावा देना। और दूसरा आपका था कि बिना बोझ के अधिगम, ये लर्निंग विदाउट बर्डन, दूसरा ये था। तीसरा इन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो सुगम करता है। शिक्षक को ज्ञान का स्रोत न माने, वह क्या है, एक सुगम करता है, केवल जो बच्चा है उसका मार्गदर्शन करता है।
तीसरा है कि पाठ्यचर्या जो बनाएं, जो हम पुस्तकें बनाएं जीवन से जोड़ने वाली हो, ऐसी पुस्तकें हों, ऐसी पाठ्यचर्या हों जो उसके जीवन में काम आए, जो ज्ञान सीखे उसके जीवन में काम आए, जिससे कि वो बड़ा हो के अपने जीवन की सारी समस्याओं को उससे सॉल्व कर पाए और अपनी जीविका का अर्न कर पाए। फोर्थ है कि रटंत प्रणाली, जो रोट सिस्टम है उसको कम किया जाए, बच्चे का जो समझ का लेवल है या आपका जो सर्जन करने की क्षमता है इसको बढ़ावा मिले। और फिफ्थ तो आपको बता ही दिया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन ये है। तो बच्चों सारे मेन पॉइंट पूरे हो गए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग इसको ध्यान से समझिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।